लेट्स मूव फॉरवर्ड इन लाइफ डियर एटीपियंस। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। तो एटीपियंस बनना मतलब फाइटर्स। ये जो 1 आपको दिखाई दे रहा है इसमें ए और बी अलग होने चाहिए, लेकिन 1 और 2 पे जो ग्रुप्स हैं उनको चेक नहीं करना है। इवन जेईई एडवांस्ड में भी सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कीप ऑन कमिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, ब्रह्मास्त्र सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं आइसोमेरिज्म के जो हॉटेस्ट टॉपिक्स हैं वो किस किस तरह के होते हैं, और फिर हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को करने वाले हैं, और ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है वो इंप्रूव हो जाए। तो बच्चों फुल जोश में, पहले से ही क्या करना है आप ऑलरेडी जानते हैं। यस एवरीवन। तो भाई देखो, सबसे पहले आइसोमेरिज्म के जो हॉट टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। भाई कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आने के चांस होते हैं। देखो आइसोमेरिज्म में प्राइमरीली अगर हम बात करें बच्चों, तो एक तो हमारा पार्ट होता है स्ट्रक्चरल एंड द सेकेंड पार्ट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। 2 पार्ट है, स्ट्रक्चरल है, स्टीरियो है। अगर हम बात करें हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमारे पास कॉन्फर्मेशनल होता है और कॉन्फिगरेशनल होता है। कॉन्फर्मेशनल होता है एंड कॉन्फिगरेशनल होता है। ठीक है। अब कॉन्फिगरेशनल में अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास OI होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, और हमारे पास GI होता है। तो सबसे पहले तो हमें क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है ना वो इस बेसिस पे आ जाता है ना, इस नाम पे आ जाता है कि कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। भाई पता लगे हमको पता ही नहीं, हम ठुल्लूपंती कर रहे हैं और हमें ये नहीं पता, आइसोमर्स पता है पर कॉन्फिगरेशनल नहीं पता कौन से थे। तो स्टीरियो आइसोमर्स में 2 तरह के होते हैं, कॉन्फर्मेशनल होता है, कॉन्फिगरेशनल होता है, और कॉन्फिगरेशनल में OI एंड GI होते हैं। अब इनमें किस किस तरह के क्वेश्चन प्राइमरीली बनते हैं ये तुम नोट कर लेना खुद से, ठीक है। मैं अभी सारे के सारे बता देता हूं आपको खट खट किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो स्ट्रक्चर बेस्ड में ना, जहां तक चेन आइसोमर, पोजीशन, टोटोमर, अगर इन सब में बात करें, तो एक तो हमारा क्वेश्चन बनता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो पहली चीज क्या बनेगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेस्ड। ये की पॉइंट्स को नोट कर लेना, अपने कॉपी पेन साथ में लेके रखना, ठीक है, इस सीरीज के अंदर। और इससे पहले 1 शॉट वीडियो देख लेना ताकि रिवीजन हो जाए बढ़िया। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, यानी आपके सामने फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया कुछ ऐसा C5H13N, और बोल दिया भाई ऐसे कितने कंपाउंड्स हैं जिन्होंने जो विच विल अंडरगो डाइएज़ोटाइजेशन, जो आप डाइएज़ोटाइजेशन वो करेंगे जिसमें NH2 होगा, जो 1 डिग्री अमाइन होगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अगर हमें क्या करना है, कोई नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाने, उनके स्ट्रक्चर्स बनाने, तो एक तो क्वेश्चन इस बेसिस पे आते हैं जो आगे वाले पर्टिकुलर चैप्टर्स अपने होते हैं, उन चैप्टर्स के साथ मिक्स करके भी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि एक और क्वेश्चन इस तरह का भी बनता है, जैसे कि C5H12O, और आपसे पूछ लिया गया भाई C5H12O जो है इसमें कितने ऐसे कंपाउंड हैं जो पॉजिटिव लुकास टेस्ट देते हैं इमीडिएटली। अब लुकास टेस्ट कौन देता है पॉजिटिवली, पता है सभी बच्चों को, भाई 2 डिग्री और 3 डिग्री बहुत जल्दी देते हैं, 3 डिग्री इमीडिएटली देता है। तो उस बेसिस पे हम क्वेश्चन को कर लेंगे। तो एक तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का अप्रोच बहुत बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट, आजकल DB वैल्यू जो होता है इसके कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन DB का तो इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का यूज तो इसमें वैसे भी मॉलिक्यूलर फार्मूला बेस्ड के अंदर होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें पोजीशन आइसोमर, चेन आइसोमर, मेटामर, ये बहुत डीप में जानने की जरूरत नहीं है, मतलब बेसिक लेवल पे जानने की जरूरत है और बहुत आसान होते हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने का कोई खास फायदा नहीं, बस पता होना चाहिए कि फंक्शनल कौन से हैं, टोटोमर कौन से हैं, बस इतना बहुत है। अब बात करते हैं टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म के अंदर जो है क्वेश्चन अपना होता है ना कि भाई इनॉल परसेंटेज कहाँ कहाँ ज़्यादा हो सकती है, कीटो और इनॉल का कंपैरिजन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांस काफ़ी हाई रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर में अगर देखें तो ये 2-3 पार्ट होते हैं जिनसे मेनली फोकस ऑन दीज 3 थिंग्स प्राइमरीली। अब इसके बाद बात करते हैं ये वाला, भाई कॉन्फर्मेशनल से अगर हम बात करें तो कॉन्फर्मेशनल में एक तो जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है प्रोजेक्शन से। प्रोजेक्शन का मतलब हमारे सामने दिया हुआ है सॉहर्स, न्यूमन बताना है, राइट। प्रोजेक्शन के इंटर कन्वर्जन वो पता होने चाहिए। इस तरह के वीडियो मैं ऑलरेडी ला चुका हूँ, ऑलरेडी सर्च करोगे यूट्यूब पे तो नॉर्मली फर्स्ट रैंक पे आपको मिलेगा सर्च में, ठीक है। तो वहाँ पे उस तरह के वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं, है ना। तो प्रोजेक्शंस एंड उनका इंटर कन्वर्जन, फिशर, न्यूमैन, सॉहर्स वो आते हैं। उसके अलावा स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मर्स से क्वेश्चन आने के चांस अच्छे रहते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है भाई, गॉश, एंटी और हमारे पास गॉश है, एंटी है, फुली एक्लिप्स्ड है, पार्शियली एक्लिप्स्ड है, उसमें स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर रहता है, उस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं।
कॉन्फ़िगरेशनल में, कन्फर्मेशनल में प्राइमरीली यही होता है। अब बचा क्या? यस, कॉन्फ़िगरेशनल। अगर इन सब में ओवरऑल बात करें तो इन चारों में सबसे ज़रूरी जो है ना वो OI है। OI बेस्ड क्वेश्चन आने के चांस बहुत हाई रहते हैं। यानी आइसोमेरिज्म से अगर पहली प्रायोरिटी किसी चीज़ की है ना तो वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट जिससे क्वेश्चन आता है ना बच्चों, वो होता है कायरलिटी का। कायरलिटी का मतलब कंपाउंड कायरल है या नहीं है, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है बच्चों वो बनता है रिलेशन का। ये पता नहीं है मोटा सा डॉट कहां से बन गया। रिलेशन का मतलब क्या है कि भाई इनैंशियोमर है, डायस्ट्रियोमर है, क्या है। और अगला क्वेश्चन जो बनता है बच्चों वो बनता है रिलेशन के अलावा कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन का मतलब कितने आइसोमर्स बनेंगे, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स वुड बी पॉसिबल, उस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, जिसके अंदर GI भी इंक्लूड हो सकता है, या हो सकता है आपसे सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर पूछ ले। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट सबसे जरूरी है। GI में एक तो हमें पता होना चाहिए कंडीशन टू शो GI कि भाई कौन कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और अगला पार्ट रहता है कैलकुलेशन। बस, ठीक है। OI के अंदर RS कॉन्फ़िगरेशन से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आइसोमेरिज्म का पूरा क्रक्स जो है, पूरा जूस मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो भाई आप सभी के सामने क्या क्या है, इस तरह का वन शॉट ऑलरेडी आ चुका है जिसमें रिवीजन सब हो जाएगा। आज हम अब क्वेश्चंस करेंगे, फोकस करेंगे, मजा आएगा। तो भाई यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो क्वेश्चंस करेंगे, कुछ आप करना, कुछ मैं कराऊंगा, और बस अपना पर्पस है कि इस पूरे सेशन से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच एनहेंस हो जाए। और जेई में जो आपका लगभग एक क्वेश्चन इससे आएगा, इसके अच्छे चांस हैं, डायरेक्ट भी आ सकता है, मिक्स होके तो 2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस तो बाद का भी चैप्टर को मिक्स किया जा सकता है। तो ये जो लगभग 4 से 8 मार्क्स है वो आपके फिक्स हो जा रहे हैं इसमें। Yes everyone, which of the following confirmations will be most stable? तो ये अपने को देखना है, जैसे मैंने बोला था आपको ऑलरेडी, जो निचोड़ दिया है ना उसी की बेसिस पे आपको मेनली क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो पहला क्वेश्चन। जल्दी से वीडियो को पॉज करें, जल्दी से बच्चों वीडियो को पॉज करें एंड कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आंसर आएगा। ऑल द ATPs अक्रॉस द नेशन, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। चलो जी, होपिंग दैट आपने ट्राई किया होगा। द करेक्ट आंसर इज 1। देखो अब ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब जैसे मैंने बताया भी था कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है बच्चों, ये हम कहाँ से लेते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है या तो हम जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज है AOTS ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वहाँ से लेते हैं, या हम ये क्वेश्चन PYQ या ATP स्टार का जो बुलजाई मटेरियल है उससे हमने क्वेश्चन लिए हैं। RBC बैच के भी कई सारे जो मटेरियल है उससे क्वेश्चन हमने उठाए हैं अच्छे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत ही सिंपल भी है क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर क्लियरली आप देख सकते हो कि भाई ये दोनों मिथाइल एक दूसरे के अपोजिट है, एंटी है, 180 डिग्री का डाइहाइड्रल एंगल है। डाइहाइड्रल एंगल पता होना चाहिए ना अपने को। तो यहाँ पे ये जो है ये सबसे स्टेबल हो जाएगा, दिस इज मोस्ट स्टेबल। बाकी सब में अगर देखोगे तो ये फुली एक्लिप्स्ड है, पार्शियली एक्लिप्स्ड है, और ये हमारे सामने क्या है, गॉश। अच्छा एक बार बताओ, गॉश एंटी से स्टेबल होता है क्या भाई कभी? गॉश एंटी से स्टेबल होता है क्या कभी? कमेंट सेक्शन में बताना कब कब होता है। गॉश एंटी से कब कब स्टेबल होता है, कमेंट सेक्शन में बताना। ऑल द सिंसियर ATPians अक्रॉस द नेशन, ठीक है। चलो बच्चों अब चलते हैं आगे। अच्छा आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं बता देता हूं भैया, AOTS का हिस्सा सभी के सभी बच्चों को बन जाना है एंड गेट द रियल फील ऑफ JEE मेन बिफोर द एक्चुअल JEE मेन, जिसके अंदर आपको बच्चों 3 खास चीजें मिलेंगी। बाकी सब तो इसमें इंक्लूडेड है ही। इसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, फुल टेस्ट के अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, अलॉन्ग विद आपको बच्चों लाइव मेंटरशिप सेशंस भी मिलेंगे। तो आज ही ऐप पे जाइए या वेबसाइट पे जाइए, स्टार बैचेस सेक्शन पे जाइए और वहीं से इसको डायरेक्टली एनरोल कर लीजिए, एवरी वन ऑफ यू। चलो बच्चों अब चलते हैं अगले सवाल के, और ये है अगला क्वेश्चन। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये हमने PYQ लिया है, और इस क्वेश्चन को आप देखिए एक बार, सभी वीडियो को पॉज करिए एंड देन ट्राई दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए सभी के सभी बच्चे, एंड फिर इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो करते हैं अपन लोग। आप ट्राई करें सभी के सभी, एवरीवन। चलो कर लिया तुमने? हाँ देखो इसका जवाब है 3। क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई, आइसोमेरिक ड्यूटरेटेड ब्रोमाइड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस इज हैविंग 2 कायरल कार्बन। तो भाई नंबर ऑफ कायरल सेंटर, हाँ ये पॉइंट लिखना मैं भूल गया था, ये आजकल काफी हॉट चल रहा है, ये सभी नोट कर लेना कि नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स काफी कॉमनली पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स काफी कॉमनली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बच्चों क्या करना है, यहाँ पे जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाओ, यहाँ पे 3 पे ड्यूटीरियम लगाओ, 2 पे ब्रोमीन लगाओ, तो 2 ब्रोमो है, 3 पे ड्यूट्रो है, 2 पे ब्रोमो है। अब साफ दिख रहा है ये 2 सेंटर क्या है, कायरल। तो सबके स्ट्रक्चर बनाने थे बहुत, लाइक मतलब कई क्वेश्चन तो सही में बहुत आसान आ जाते हैं,
है ना एग्जाम में। अब जैसे ये क्वेश्चन आया था, ये भाई साहब, यस द मेल हार्मोन, और ये हार्मोन वैसे फीमेल्स में भी होता है असल में तो, लेकिन मेल में ज़्यादा होता है, इसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। और ये जो पर्टिकुलर हार्मोन है ये हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सभी के लिए। सभी जानते हैं कि क्यों है, बहुत सारे रीजंस है इसके, है ना, हम सब उसके कारण यहाँ पे हैं, ठीक है। वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। और ये जो है अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर जो क्वेश्चन है ये असिमेट्रिक कार्बन पूछा। असिमेट्रिक कार्बन मतलब क्या होता है, कायरल सेंटर। कायरल सेंटर को ही पूछने के कई सारे तरीके होते हैं। कई को लग रहा होगा वीडियो पॉज हो गया ना, वीडियो पॉज नहीं हुआ बेटा, एंजॉय चल रहा था। तो कायरल सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर, असिमेट्रिक कार्बन, असिमेट्रिक सेंटर, देयर आर वेरियस वेज जिससे कायरल सेंटर के बारे में पूछा जा सकता है। तो कर लो इसको, जल्दी से करो। ये न्यूमेरिकल वैल्यू में क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है और आता भी है, राइट। यस एवरीवन, यस ऑल द ATPs अक्रॉस द नेशन। 6 इज द करेक्ट आंसर। भाई कौन कौन से होंगे, देखो जब भी बड़ा सा कंपाउंड दिखे तो आप सभी जो तिराहे और चौराहे हैं उन पे फोकस करें डायरेक्टली, क्योंकि उसके अलावा तो कहीं कायरल सेंटर होने को है नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इन सबको अगर हम देखेंगे तो कहाँ कहाँ कायरल सेंटर होगा। कायरल सेंटर का मतलब है चारों ग्रुप्स या चारों पाथवेज अलग होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे OH अलग है, यहाँ पे इधर का जो रूट है इसमें 2 डिग्री कार्बन है, लेकिन उसके बाद 3 डिग्री आ रहा है। यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास कौन सा डिग्री कार्बन है भैया, 4 डिग्री कार्बन है। तो इस कारण दोनों में डिफरेंस आ रहा है, दोनों पाथवे लेफ्ट वाले और राइट वाले। तो ये सेंटर क्या होगा, कायरल होगा। सिमिलरली ये सेंटर भी कायरल होगा। यहाँ पे ऊपर मिथाइल है, इधर जाओगे तो कार्बन पे OH है, इधर जाओगे तो सीधा अपने को 3 डिग्री मिलेगा, इधर जाओगे तो 2 डिग्री मिलेगा। तो आपने देखा कि ब्रांचिंग के वेरिएशन से या डिग्री के वेरिएशन से भी डिफरेंस आता है। तो ये सेंटर भी कायरल हो गया। सिमिलरली ये सेंटर भी कायरल निकलेगा, ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा और ये भी निकलेगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ये नहीं होगा क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और sp2 जो होता है वो कायरल नहीं होता है, कायरल नहीं होता है, ठीक है। चलो हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं कि जेईई मेन में क्वेश्चन जो आते हैं वो सारे के सारे पपलू ही आते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मतलब भी आते हैं, ठीक है। तो लेवल मतलब ऐसा नहीं कि सारे के सारे बिल्कुल ही ठुल्लू आएंगे, कुछ आते हैं डिसेंट लेवल। इस क्वेश्चन को देखो, सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड, वेरी सिमिलर और सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेईई रिसेंटली। तो इसको आप देखिए सभी के सभी, द नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड ऑफ द फ्रॉम द फॉलोइंग। तो भाई इसको देखिए सभी के सभी, एवरीवन ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। वही कॉन्सेप्ट पे है, हॉट कॉन्सेप्ट पे कि कायरल कंपाउंड पूछा है यानी ऑप्टिकली एक्टिव। चलो आंसर बताता हूं, देखो द करेक्ट आंसर इज 2 है इसका सही जवाब। कायरल कंपाउंड पूछ रहा है तुमसे। कायरल कंपाउंड का मतलब है ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव ऐसे होते हैं जिनके अंदर ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है बच्चों, ना ही उनके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विल नॉट हैव COS एज वेल एज POS। दोनों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर दोनों में से कुछ भी हो गया, POS या COS में से कुछ भी हो गया, तो फिर वो क्या होगा, यस इन दैट केस वो कायरल कंपाउंड हो जाएगा, वो सॉरी अकायरल कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो देखो इसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, पर पहले देखो इसको देखते हैं। ये देखो आप सभी, प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है, हेंस इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव है और अकायरल है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ क्या है, यहाँ पे हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री लाई कर रहा है। प्लेन ऑफ सिमेट्री लाई कर रहा तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों तो यहाँ पे भी हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो उसका मतलब कायरलिटी नहीं होगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। अब बचा हमारे पास ये दो। अगर इन दोनों की बात करें तो भाई यहाँ पे क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। देखो इसमें एक फंडा होता है, ये जो रिंग होती है ना यूनिफॉर्म रिंग, इस रिंग को हम पाई बॉन्ड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर पाई बॉन्ड की तरह ट्रीट कर सकते हैं तो एक तरह से 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गए, एक तरह से 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब जब 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गए ना, तो ऐसे केस में असल में पाई बॉन्ड नहीं होता पर पाई बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं। तो ऐसे केस में जब 2 पाई बॉन्ड लगातार होते हैं तो क्या होता है, तो बच्चों यहाँ पे इन दैट केस व्हेन 2 पाई बॉन्ड्स आर टुगेदर लाइक दिस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करते हैं। ये जो इधर वाले H और PH है और ये जो H और COH है, दे आर लाइंग ऑन द म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन। यानी कोई एक अगर हमारा XY प्लेन में इसमें लाई कर रहा है, कौन से वाला, अपना ये जो वर्टिकल प्लेन है इसमें लाई कर रहा है, तो ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई करेगा।
इसी कारण इसमें पीओएस नहीं आएगा, हेंस इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, इसी कारण ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। यहां पे देखो तो इसको करना आसान है, इसमें एक सेंटर कायरल है, एक ट्रिक होता है इसके अंदर, वो हमें हमेशा क्लियर होना चाहिए। जिस कंपाउंड के अंदर एग्जैक्टली एक ही कायरल सेंटर है, जिस कंपाउंड में एग्जैक्टली एक ही कायरल सेंटर है, वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, दैट इज ऑलवेज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। ओके डियर एटीपीएंस, तो ऐसे होता है। दैट्स एन, ये बढ़िया क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आइए अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये प्राइमरीली ये सिर्फ जीओसी का तो नहीं है, इसमें मतलब जीओसी बोल रहा हूँ, आइसोमेरिज्म का पर्टिकुलरली नहीं है, तो मैंने बताया है कि मिक्स करके क्वेश्चन भी कॉमनली आता है, तो इसलिए कर लेते हैं इसको। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन बाद वाले कॉन्सेप्ट पे है, बट स्टिल ठीक है ना। ट्राई दिस क्वेश्चन एवरीबडी, ट्राई दिस क्वेश्चन एवरीवन, ऑल द एटीपीएंस अक्रॉस द नेशन, यस द सिंसियर जनता। यस 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 एवरीवन, देखो भाई काम हो गया, बताओ इसका जवाब 2 आया, किस किस का सही आया? यस एवरीवन, देखो असर्शन ट्रू है और ये इसके बाद रीजन जो है वो फॉल्स है। यहाँ पे बोला हुआ है ग्लाइसिन दिया हुआ है, ग्लाइसिन को हीट किया हुआ है रेड फॉस्फोरस क्लोरीन, तो यानी रिएक्शन कौन सी करना चाहे, तो ग्लाइसिन हमारा होता है कुछ ऐसा इस तरह का अमीनो एसिड होता है। ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव अल्फा अमीनो एसिड जो होता है वो ग्लाइसिन होता है। अब ये ग्लाइसिन है NH2CH2COOH। अब इसमें अगर हम HVZ रिएक्शन करेंगे, ये रेड फॉस्फोरस के साथ क्लोरीन ये सब ले रहे हैं, तो ये HVZ रिएक्शन है, इट इज अल्फा हेलोजिनेशन, और इसमें एक सेंटर कायरल है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया, कायरल सेंटर जनरेट होता है। अगली बात लिख रखी है कि मॉलिक्यूल विद 2 कायरल कार्बन इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। नहीं भाई नहीं, अभी हमने पिछले एग्जांपल्स भी देखे थे जिसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट था। यहाँ पे देखिए इसी वाले केस में ये देखो ये 2 सेंटर कायरल है, फिर भी कंपाउंड क्या है अकायरल। यहाँ पे देखो यहाँ पे मल्टीपल सेंटर, ये कायरल इसमें अलग फंडा है, इसमें कायरल डायरेक्टली नहीं है, स्टीरियो सेंटर्स वाला कंसेप्ट यहाँ आता है, वो अलग बात है। तो कंपाउंड में जब कायरल सेंटर एक से अधिक होता है, कंपाउंड में जब कायरल सेंटर एक से अधिक होता है, इट मे बी ऑप्टिकली एक्टिव, इट मे बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये निर्भर करता है उस बात पे कि कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, दोनों को हमें चेक करना होता है और कुछ ट्रिक्स भी इसके होते हैं। अब इसके बाद अगला सवाल की बात करते हैं। ध्यान से देखिए, ये सवाल बड़ा ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने बोला था कि भाई आते हैं एग्जाम में, तो सभी के सभी इसको ट्राई करें। एवरीबडी जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। यस, वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें। हाँ भाई बच्चों, एवरीबडी देखो इसका जवाब देते हैं। इसका जवाब आएगा सी आएगा, सी आएगा, इसका कैलकाटा आएगा। देखो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। यहाँ पे देखिए अगर हम इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे दोनों की मिरर इमेजेस बोला हुआ है कि भाई ये पहले तो बोला हुआ है दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो ये सेंटर कायरल है और मैंने बताया था तुम्हें एक सेंटर जब कायरल होता है, जैसे यहाँ पे देखो सिस कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे हमारे पास ट्रांस है। अब ऊपर सिस है नीचे ट्रांस है, तो दे आर ट्रीटेड एज, मतलब दे आर डिफरेंट, एक्चुअली दे आर ट्रीटेड क्या अलग ही है, दे आर नॉट सेम। तो ये अलग है, ये अलग है, NO2 अलग है। तो मैंने बताया भी था, ट्रिक भी बताया था आपको, जिस कंपाउंड में एक्जैक्टली एक सेंटर कायरल होता है, इट इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। वो हमेशा बच्चों क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है ना एटीपीएंस। अब स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं कि भाई दिस इज अ मिरर इमेज। मिरर इमेज है कि नहीं है, ये अपने को देखना पड़ेगा। तो भाई अगर ये हमें देखना है तो इसका तरीका क्या है, तो यहाँ पे जैसे स्टेटमेंट 2 इन्होंने इनकरेक्ट बताया हुआ है, नहीं मिरर इमेज बेसिकली नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। द फास्टेस्ट वे कायरल सेंटर, मतलब अगर आपको घुमा के फिरा के नहीं देखना ना, तो सिंपली जस्ट ट्राई दैट, ठीक है। अब जब इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो आपको पता लग जाएगा। जैसे यहाँ पे सिस है, यहाँ पे ट्रांस है। अब कॉन्फ़िगरेशन निकालने का तरीका क्या होता है, जिसके लिए आप यहाँ पे CIP रूल्स को यूज़ करते हो, कान इनगोल्ड प्रिलोग उसके बेसिस पे प्रायोरिटी देते हो, एंड देन यू चेक कि भाई कॉन्फ़िगरेशन सेम है या अपोजिट है। अपोजिट है तो मिरर इमेज है, सेम है तो सेम है भाई, है ना। ओके, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन आया हुआ है किस तरह का, परसेंटेज इनॉल कंटेंट का। इट इज रिलेटेड टू परसेंटेज इनॉल कंटेंट, राइट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अपने को देखना है, एंड सभी के सभी वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें इस सवाल को, जल्दी से ट्राई करें। एवरीवन इनॉल कंटेंट से रिलेटेड है,
डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अपन ने लिए हुए हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। लग जा गले एक पता इंटरेस्टिंग कहानी इस चीज़ से याद आ गई मेरे को, ये पुराना सा गाना भी याद आया। एक मूवी आई थी बहुत पहले, एक मूवी आई थी, मतलब काफ़ी सुपर हिट मूवी थी, हमारे शाहरुख खान जी जो हैं उनकी मूवी थी। मूवी का नाम था कल हो ना हो, और उसमें एक ये सॉन्ग था, आपने सुना होगा, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। अब देखो मन मेरा ऐसे एकदम से गाने का किया तो मैंने गा दिया थोड़ा सा आप लोगों के लिए, ऑल द एटीपियंस के लिए, लेकिन फंडा इसमें ये था, स्टोरी ये थी कि इसमें जब हम पढ़ रहे थे ना तो उस समय ये मूवी आई थी, जब हम उस समय कौन सी क्लास में थे, आई थिंक 11th-12th के आसपास की बात है। और आप पता नहीं उस समय कहाँ होगे दुनिया में, ये मेरे को नहीं पता इस समय पे कहाँ थे आप उस समय दुनिया में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो उसमें क्या था कि हम लोग उस समय वहाँ पढ़ते थे, फिटजी में पढ़ते थे, फिटजी में, क्योंकि 12th क्लास में आई स्टडीड इन फिटजी, और उसके बाद फिर 13 में आई स्टडीड एट बंसल क्लासेस, एक साल ड्रॉप किया था। तो उसमें क्या था कि उसमें फिटजी में एक बच्चा पढ़ता था, वो पढ़ाई में बढ़िया था काफ़ी, लेकिन तब ये मूवी आ गई कल हो ना हो। अब जब ये मूवी आ गई कल हो ना हो तो उसमें बेसिकली कंसेप्ट तो ये था कि भाई ओवरऑल हमें हर लम्हे में अपना बेस्ट देना चाहिए और फुली इन्वॉल्वमेंट के साथ हमें जीना चाहिए। जैसे कि ये सेशन चल रहा है, अभी आप इस सेशन को अगर एंजॉय कर रहे हैं तो आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी, अलग ही अच्छा फील होगा कि हाँ यार मैंने एक क्वेश्चन को अच्छे से किया। यू विल एंजॉय, यू विल क्राई विद मी, यू विल लाफ विद मी, यू विल डू क्वेश्चंस विद मी, हर चीज़ में तुम मेरे साथ होगे। लेकिन वही बच्चा जो इस समय दिमाग में कुछ और चल रहा है, 10 थॉट्स चल रहे हैं, तो ना तो वो यहाँ होगा ना कहीं और होगा, वो कुछ देर का वीडियो देख के उसके बाद इधर उधर हो जाएगा, सोचेगा बाद में करूँगा, ये करूँगा। तो कहने का तात्पर्य तो ये था, लेकिन वो भाई साहब इस मूवी को गलत ही ले गए। तो जैसे ये सॉन्ग था ना कि यही वाला, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो। तो उसने सोचा कि यार पढ़ाई वढ़ाई करके क्या ही होगा, ज़िंदगी तो कभी भी ख़त्म हो सकती है। तो उसने इसको पूरा ऑल टुगेदर मैटर को नेगेटिव ले लिया। यानी इससे पता बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आती है कि क्या समझ में आती है, कल होना हो। इससे ये समझ में आता है कि कोई भी स्टोरी या कोई भी नैरेटिव, कोई भी चीज़ को हम कैसे लेते हैं वो उस पर बहुत निर्भर करता है। अगर हमारा एटीट्यूड अच्छा है, हाई एनर्जी है, मोटिवेशनल पॉजिटिव आउटलुक है, तो हम किसी ख़राब सिचुएशन पे भी, जो असल में काफ़ी ख़राब है, उससे भी कुछ सीख के अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी बुद्धि थोड़ी सी ख़राब अगर चीज़ों को पकड़ रही है ना, नेगेटिव को पकड़ रही है, तो चाहे कितना ही अच्छा लेसन दिया हो वही हमारे लिए नेगेटिव पड़ सकता है। तो उस बच्चे का पढ़ाई जो है ना एक्चुअली काफ़ी ख़राब हो गया उसके बाद, उस मूवी से इन्फ्लुएंस होके वो थोड़ा सा सोचा यार बातें तो सही कह रहा है, लॉजिकल कह रहा है, ज़िंदगी का कल का पता नहीं है, तो वो उल्टा डीमोटिवेट हो गया। लेकिन असल में उसको होना चाहिए था कि भाई लिमिटेड लाइफ मिली है, असल में द गुड लेसन इज लिमिटेड लाइफ मिली है, तो इस लाइफ में जो हम असल में करना चाहते हैं वी शुड फाइट फॉर देम, और हर पल को हमें अपना बेस्ट देना चाहिए, राइट। बस ये बात है। तो इंटरेस्टिंग था काफ़ी। चलो ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। भाई यहाँ पे बोला हुआ है करेक्ट ऑर्डर ऑफ परसेंटेज इनऑल कंटेंट। तो देखो ये हमारे पास कीटो है और बच्चों ये हमारे पास एस्टर है। एस्टर में इनऑल कंटेंट रिलेटिवली लेस होता है। रीजन बीइंग इसका जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ना बच्चों, जब इस कीटो से इनऑल बनाते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अल्फा एच जो आपको दिखाई दे रहा है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है दैट इज लेस, है ना। तो अल्फा एच का एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो लेस होता है, तो भाई बात खत्म हो जाती है, कम उसका इनऑल परसेंटेज होता है। तो याद रखिए इनऑल परसेंटेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा एच, तो दैट इज द रीजन। बाकी सब में भी यही हो रहा है। जैसे यहाँ पे कीटो एस्टर है पर यहाँ पे दोनों तरफ कीटोन है, तो इसलिए इसका जो
एसिडिक स्ट्रेंथ है अल्फा एच का, दैट इज मच मोर एज कंपेयर टू कीटो एस्टर कंपाउंड। इस तरीके से ही इस सवाल को करना था। हाँ जी हाँ जी हाँ, ये क्वेश्चन अब आप खुद से कर लेना, ठीक है। ये अगेन कीटो इनॉल फॉर्म का है और ये एजर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन आया था, बड़ा ही प्यारा अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी इनॉल से रिलेटेड है, चलो इसको कर लेते हैं, एक क्वेश्चन को कर लेते हैं, फास्ट फास्ट करेंगे, मजा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, आप देख लीजिए सभी के सभी, विच कंपाउंड हैज हाईएस्ट इनॉल कंटेंट। ट्राई करिए सभी वीडियो को पॉज करके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। यस एवरीवन, चलिए इसमें देखते हैं, आइए। द करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इज डी, दिल्ली। देखो इसमें सी और डी में डाउट होना चाहिए क्योंकि सी और डी दोनों में ही जब यहाँ से इसका टोटोमराइजेशन करोगे तो ये जो पैरा टाइप की पोजीशन है, यहाँ से आप H को निकालोगे और H प्लस को जो बेस निकालेगा, क्योंकि नॉर्मली हम बेसिक मीडियम में रिएक्शन करते हैं तो N पे नेगेटिव आएगा, और ये रेजोनेंस करके फर्दर, ये रेजोनेंस करके फर्दर आपको क्या बनाएगा, ये रेजोनेंस करके फर्दर बच्चा आपको ये बनाएगा O पे नेगेटिव, ठीक है। अब ये जब हमें बनाएगा तो इससे बड़ा मजा आएगा, क्या होगा, एरोमेटिक बन जाएगा, ठीक है, पेरिडीन डिराइव्ड अल्कोहल बनेगा। लेकिन यहाँ से जब आप अल्फा एच निकालोगे तो उससे क्या बनेगा, हाँ भाई बच्चों, हाँ भाई, यहाँ बनेगा फिनॉल। तो दोनों से एरोमेटिक बन रहा है भाई, दोनों से एरोमेटिक बन रहा है, तो फिर यहाँ से परसेंटेज ज़्यादा क्यों, तो उसका वजह क्या होगी। हर चीज़ की वजह होती है वैसे, कुछ की हमें पता होती है, कुछ की हमें नहीं पता होती है ना, और कुछ की हमें जो लगता है पता होती है, उसके अलावा भी कुछ और भी खास बातें होती हैं। यहाँ पे इन दोनों में देखो रीज़न ये है, ये पहले भी एरोमेटिक था, ध्यान से देखिए, इसमें पहले से ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, आप देखो। सो जो C वाला था ये पहले से ही एरोमेटिक था और बाद में भी एरोमेटिक बन गया, तो इसने क्या मजे ले लिए, क्या फ़ायदा हो गया इसको। लेकिन ये जो ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये पहले एरोमेटिक नहीं था और बाद में क्या बन गया, एरोमेटिक बन गया। तो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, मज़े आ गए ज़िंदगी में। यस एवरीवन, अब चलते हैं जिंदगी में आगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड इन लाइफ डियर एटीपियंस। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये कर लें या आप खुद करोगे बाद में, चलो कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं ना। इनॉल का कीटो इनॉल वाला टाइप तो ऑलमोस्ट आपका कवर हो जाएगा, हमने कायरलिटी की बात कर ली है, कई सारे टाइप के क्वेश्चन हमने डील कर लिए हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। यस, इसको देखिए सभी के सभी, वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए बच्चे, ट्राई करें बच्चों, ट्राई करो मेरे एटीपियंस, ऑल द एटीपियंस अक्रॉस द नेशन। यस एवरीवन, एटीपियंस मेरे मानना कौन है, एटीपियंस वो हैं जो सिंसियरली अपने गोल की तरफ अग्रसर है, जिनमें सिंसियरिटी के लेवल, देखो गलतियां वो भी करेंगे, एटीपियंस भी करेंगे, लेकिन सिंसियरिटी में कोई कमी नहीं है। लक्ष्य की तलाश में जो पैशन है उनका और जो मेहनत करने का जज्बा है, चाहे वो गिरेंगे 10 बार गिरेंगे लेकिन उठ खड़े होंगे, वो है एटीपियंस, है ना। और जो डिस्ट्रैक्टेड है, जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, बहुत ही ज़्यादा मतलब, और किसी टीचर्स पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, वो एटीपियंस नहीं है, वो इवन स्टूडेंट से ठीक नहीं है, जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं। तो एटीपियंस बनना मतलब फाइटर्स, एटीपियंस आर फाइटर्स। हाँ भाई बताओ, 20 का आंसर है बॉम्बे। देखो पहले वाले केस में क्या हो रहा है, पहले वाले केस में इनॉल का कंटेंट इतना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये दोनों C डबल बॉन्डों का जो डाइपोल है, बॉन्ड डाइपोल इस तरफ ही है, सेम साइड है, दोनों सेम साइड है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा ना, रिपल्शन होगा तो भैया सही नहीं है। मतलब उसकी जगह पे अगर हमने यहाँ पे कुछ कर दिया, इसका इनॉल बना दिया तो मज़े आ जाएंगे इसको। यहाँ पे इसका इनॉल बना दो, ये इनॉल बनाया और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा OH, यस, H बॉन्डिंग हो गई, मजे आ गए। तो कहाँ लड़ाइयाँ हो रही थी और यहाँ मोहब्बत हो गया, भैया शादी करवा दी है, तो कहाँ लड़ाइयाँ, बिल्कुल लठ बजे रहे थे, और यहाँ पे लठ की बजाय उल्टा बल्कि कुछ और हो गया, ठीक है। तो ये हो रहा है, तो ये चीज़ें, बाकी ये सुख जो है बाकी में नहीं है, ठीक है। और 2 और 3 में तो कॉन्जुगेशन का क्लियर डिफरेंस है यार, 2 में तो एरोमेटिसिटी अचीव हो रही है, 3 में एरोमेटिसिटी अचीव ही नहीं हो रही है, तो 3 तो लास्ट में आना ही था, तो नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो बेसिकली इनॉल कंटेंट का एक फैक्टर आपने देखा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक अल्फा एच, जितनी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी उतना बढ़िया रहेगा। उसके अलावा इनॉल जितना स्टेबलाइज होगा, अगला फैक्टर है इनॉल का स्टेबलाइजेशन। इनॉल का स्टेबलाइजेशन बच्चों H बॉन्डिंग से हो सकता है, एरोमेटिसिटी से हो सकता है, जिस भी फैक्टर से होगा उतना फायदा होगा, उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम उतना ही फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा। अब भाई ये देखो, ये सब तब तुम कर लेना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मतलब इज नॉट दैट डिफिकल्ट बट इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इसका आंसर A और B दोनों दिए हुए क्या हैं, अच्छा चलो ठीक है,
अच्छा मल्टीपल करेक्ट होगा फिर ये भी इन्वॉल्व वाला क्वेश्चन है, ये भी इन्वॉल्व वाला क्वेश्चन है, ये जीआई वाला क्वेश्चन है, ये जीआई वाला क्वेश्चन है। हाँ जी एवरीवन, इसको थोड़ा सा अपन इधर कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है असल में, बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन पता है कई बार बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन भी जीआई के कंडीशन में आ जाते हैं। जैसे एल्कीन और साइक्लो एल्केन प्राइमरीली हमारे पास आते हैं, और इसमें मैं हमेशा एक रूल बताता हूँ, ABCD रूल, कि भाई जीआई चेक करना है ना तो हमें सिंपली C1 और C2 को चेक करना है। C1 में A और B सेम नहीं होने चाहिए, और C2 जो है उसके अंदर C और D सेम नहीं होने चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या? ये जो 1 आपको दिखाई दे रहा है इसमें A और B अलग होने चाहिए, और जो 2 दिखाई दे रहा है इसमें C और D मस्ट बी डिफरेंट। लेकिन 1 और 2 पे जो ग्रुप्स हैं उनको चेक नहीं करना है, उनको कंपेयर नहीं करना। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऐसा है। अब ये जो अपने को दिया हुआ है इसमें आप देख सकते हो कि भाई ये मिथाइल और हाइड्रोजन अलग है, और ये मिथाइल और हाइड्रोजन अलग है। ये जो दोनों सेम है कि सर दोनों मिथाइल है, अरे ठुल्लू, ये अलग अलग कार्बन एटम्स हैं। हमें जो गिवन कार्बन एटम है उसी पे चेक करना होता है, उस पे दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए। तो जीआई का ओवरऑल कंडीशन क्या है? पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड होना चाहिए, और डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है C1 C2, कार्बन नंबर 1 पे भी दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए, कार्बन 2 पे भी दोनों अलग होने चाहिए। ये गेम है, इससे क्वेश्चन हो जाएगा। जल्दी से इसको करो सभी के सभी। और यही सेम फंडा, यही सेम कॉन्सेप्ट जो है बच्चों, ये हमारा साइक्लो एल्केन में लगता है, चाहे वो 1-2 पोजीशन पे हो, 1-3 पोजीशन पे हो, 1-4 पे हो, किसी पे भी हो, डजंट मैटर। तो इसको करें सभी के सभी। यस एवरीवन, हाँ जी, यस एवरीवन। देखो ATPS B इज द करेक्ट आंसर, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। बॉम्बे के अंदर बोला है कि कौन शो नहीं करेगा, तो भाई यहाँ पे इस पर्टिकुलर कार्बन पे दोनों के दोनों छोटू हो गए, दोनों के दोनों H आ गए, सेम ग्रुप होने की वजह से जीआई पॉसिबल नहीं। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस तरह का, और इस तरह के क्वेश्चन लिटरली आ जाते हैं। मतलब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। आइए इसको देख लो जल्दी से। जीआई इज नॉट शोन बाय, तो ट्राई करें सभी के सभी, ट्राई दिस क्वेश्चन एवरीबडी, एवरीवन जल्दी से वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें। सेम कॉन्सेप्ट, ABCD रूल लगाना है, काम हो जाएगा। हाँ जी, A इज द करेक्ट आंसर, A है इसका। नॉट शोन बोला है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन में ना बहुत कॉमनली ये गलतियां हो जाती हैं, जो हम सिली मिस्टेक कर रहे होते हैं ना, तो इस तरह की होती है। हम काफ़ी पॉजिटिव सोच लेते हैं। किसी ने पूछा होगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज शोन बाय, तो जल्दी का काम शैतान का, इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, ओवर कॉशियस होना भी सही नहीं। देखो पेपर में ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा, कि पेपर में हम अगर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा देर लगाते हैं तो भी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर लगाने का मतलब हमारे अंदर डर है कि अरे यार गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए। उस चक्कर में इतना देर लगाने के बाद भी गलत हो जाएगा। कई बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार क्वेश्चंस को देखते हैं, चेक करते हैं, उनमें और सिली मिस्टेक्स हो जाएंगी। और कई बार हम बहुत ज़्यादा फास्ट चलते हैं, और यार मैं पीछे छूट रहा हूँ, दोनों ही गलत है। हमें शांति से रिलैक्स होकर ऑप्टिमम समय देना है सवाल को। समझ रहे हो, सवाल को ठीक से समझना है। अगर एक क्वेश्चन को हमने ठीक से समझ लिया तो काम हमारा हो गया, यानी सिली मिस्टेक्स हमारी इसी पर्टिकुलर पॉइंट से काफ़ी सारी सिली मिस्टेक्स मिनिमाइज हो जाएंगी। पता है आपको? तो ये बात ध्यान रखना कि सिली मिस्टेक्स मिनिमाइज करने का जो रामबाण है वो है क्वेश्चन को ठीक से रीड करना, काम हो जाएगा उसी से। यस 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 एवरीवन। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। 1 पेंटीन में लास्ट में कॉर्नर में वही रहेगा, सेम फंडा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं खट से, इसको जल्दी करना। उसमें क्या था, लास्ट वाले 1 पेंटीन में कॉर्नर पे दोनों हाइड्रोजन सेम ग्रुप थे, दैट इज द रीजन, दैट इज द इशू। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। यस राही, क्या जवाब आया? आ गया, सी आया तेरा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे यार ये ऐड क्या कर रहा हूँ मैं ठुल्लुओं की तरह। सी आ जाएगा, 2 ब्यूटीन यहाँ पे बना लोगे इसका स्ट्रक्चर को। भाई यहाँ पे 2 ब्यूटीन तो ऐसा हो गया, और 1 पे क्या आ गया, फिनाइल आ गया। तो भाई बहुत बढ़िया इसका स्ट्रक्चर देखो। तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ मिथाइल है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये दोनों अलग है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है और जो H दिया हुआ है अलग है, बोथ आर डिफरेंट। सो दैट इज हाउ इट इज टू बी डन। इस तरीके से ये होगा, मजा आएगा, बात बनेगी। यस एवरीवन। अब देखो जो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ जीआई आर पॉसिबल विद C6H12। कितने तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, और बोला हुआ है ओनली इन ओपन चेन स्ट्रक्चर्स।
सिर्फ ओपन चेन बनाने हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन, अब इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया प्लस जीआई भी आ गया, तो इस तरह के ब्यूटीफुल क्वेश्चंस दे कीप ऑन कमिंग। इवन जेई एडवांस में भी सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कीप ऑन कमिंग, राइट। तो ये बात है, तो ट्राई करें सभी के सभी, एवरीबॉडी। यस 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 एवरीवन। देखो बच्चों, द करेक्ट आंसर इज 4, 4 इसका सही जवाब। हाउ मेनी पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देखो यार, सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने थे, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब 1 आने के बाद स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले सबसे लंबी चेन बना लो, 1 2 3 4 5 6, स्टार्ट विद द लॉन्गेस्ट चेन, देन उसके बाद थोड़ा शॉर्ट कर लो, इसको 5 कर लो और मिथाइल को आप इस तरीके से प्लेस कर लो, ठीक है। और उसके बाद मिथाइल को जब प्लेस करोगे तो यहाँ पे एक बार सेकंड पोजीशन पे, एक बार थर्ड पोजीशन पे लगाओगे इसको। अब अगर हमने 4 कर लिया, मतलब पेरेंट चेन को अगर हमने 4 कर दिया और छोटा कर दिया, तो हमारे पास 2 कार्बन बचे जिसको मैं यहाँ लगा सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया तो वो रिपीटेशन हो जाएगा, इनमें से किसी एक का रिपीटेशन। अब मुझे देखना है कि जीआई कहाँ कहाँ पॉसिबल है। तो बच्चों जीआई यहाँ पॉसिबल है, एक तो यहाँ पॉसिबल है, एक यहाँ पॉसिबल है, ठीक है। सिमिलरली जीआई एक यहाँ पॉसिबल है, और सब जगह देखोगे तो जीआई पॉसिबल नहीं निकलेगा। एक जीआई यहाँ पे पॉसिबल है ना, यहाँ पे लगाओगे पॉसिबल है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो जीआई कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो अब मैंने तो खट से देख लिया, अच्छा कहाँ पॉसिबल है कहाँ नहीं है। आपको लेकिन क्या करना पड़ेगा, आपको बार बार पाई बॉन्ड लगाना पड़ेगा, पाई बॉन्ड लगा के ABCD रूल लगाना पड़ेगा। तो ये स्टेट जो है कि जिसमें खट से दिमाग में सब कुछ आ गया, ये थोड़ा प्रैक्टिस से आती है कि जब दिमाग में ही सॉल्व हो गया कि अच्छा यहाँ पाई बॉन्ड आएगा तो नेचुरली ABCD रूल लगेगा नहीं लगेगा, ये सब ऑटो पायलट पे तभी आता है। विद मोर एंड मोर प्रैक्टिस समझ में आएगा बच्चों। यस, विद मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऐसा होता है, ठीक है। अब चलते हैं इससे आगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, ये जो PPT है ये हम कहाँ डालने वाले हैं, ये PPT हम लोग टेलीग्राम पे डालने वाले हैं। टेलीग्राम कम्युनिटी का हिस्सा सभी के सभी बच्चों बन जाना, तो PPT आपको वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। यस, इस तरह के क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पूछ लिया नंबर ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर, नंबर ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर। ये थोड़ा दिखने में ठीक नहीं लग रहा है, तो इसको मैं थोड़ा ठीक से दिखा देता हूँ, थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ कि भाई क्या कर रहा है, ये ऐसा कुछ है, ठीक है। और आपसे पूछा नंबर ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को पूछने का ही एक अलग तरीका है कि कितने सिस ट्रांस आइसोमर यहाँ बन सकते हैं। तो बताइए कितने बन सकते हैं। ओके, वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें बच्चों, ट्राई करें, बताइए कितने बन सकते हैं। यस, द करेक्ट आंसर इज ए, ऑब्वियसली 2 बन सकते हैं। यही जीआई शो करेगा, ये नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों ग्रुप्स, बोथ द ग्रुप्स आर सेम, हेंस इट विल नॉट शो जीआई। एल्काइन जीआई शो नहीं करता है क्योंकि एल्काइन में ग्रुप्स ही 2 लगे होते हैं टोटल, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहाँ से शो करेगा। तो दैट इज वाई ओनली 1 सिस्टम शोइंग जीआई इज देयर। तो एक ही सिस्टम में 2 पॉसिबिलिटी आ सकती है मैक्सिमम। आइए देखते हैं अगला बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन बच्चों, सभी के सभी इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन से आपको मजा आने वाला है। ट्राई करिए सभी के सभी सवाल को, एवरीवन, ऑल द ATPians अक्रॉस द नेशन, ट्राई दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली बच्चों। यस 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 डियर ATPians, रुक जाना नहीं। देखिए भाई एवरीबॉडी, एवरीवन, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज BCD। अच्छा, ओ सॉरी यार गाइस, ये मल्टीपल करेक्ट वाला आ गया गलती से, मल्टीपल करेक्ट ही सोच रहे होंगे सर, हाँ यार इसमें तो काफ़ी सिमिलर लग रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो GI, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा ना, यहाँ पे लोन पेयर जो आपको दिखाई दे रहा है ये C डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस करने के बाद बच्चों क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, समथिंग लाइक दिस वुड बी फॉर्म्ड। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, अब इसमें ABCD रूल लगाइए, काम हो जाएगा। देखा वन ऑफ द टोटोमर ऑफ दिस मॉलिक्यूल GI, तो टोटोमर बनाओगे तो उसमें यहाँ पे H जो है O के पास चला जाएगा, नेचुरली इसका टोटोमर भी GI शो कर रहा है। और लिखा हुआ है इन एसिडिक मीडियम दिस मॉलिक्यूल शोज GI, तो एसिडिक मीडियम में अगर हम बात करें तो एसिडिक मीडियम में व्हाट विल हैपन इज कि यहाँ इसको प्रोटोनेशन मिलेगा, H+ मिलेगा, और फिर ये लोन पर रेजोनेंस करके GI शो करेगा। तो GI शो करने के लिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड N बनना बहुत जरूरी है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बट ये मोर देन 1 करेक्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया था। ओके, आइए देखते हैं इसके अंदर
और कितने कितने क्वेश्चंस इन लोगों ने डाले हुए हैं। आई थिंक वी हैव डन many questions वी हैव ऑलरेडी डन। क्वेश्चन नंबर भी अगली बार से डलवा दें। कई बच्चों ने फीडबैक दिया था कि सर क्वेश्चन नंबर भी डाल दो, क्योंकि 20-30 क्वेश्चन अपन शायद कर चुके हैं। वी हैव डन many क्वेश्चंस ऑलरेडी, है ना। पर क्या है कि मन है, लगातार क्वेश्चंस करते रहने का मन करता रहता है ऑल टुगेदर, है ना। कितने कर लो, और इसमें मल्टीपल करेक्ट एडवांस्ड वाले भी कई क्वेश्चन डाल दिए लगते हैं इन लोगों ने, पर लेकिन हाँ बाकी सब सही है। ओके चलो एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा हुआ है विच इज द फॉलोइंग, तो वही अंतिम कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे बोला हुआ है कौन OI शो नहीं करेगा। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं है ये। मतलब ये नॉर्मली तो हम कायरल सेंटर देख के काम कर लेते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। यस एवरीवन, देखो यार बच्चों, यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे सिंपलिस्टिक वे जो होता है ना OI चेक करने का, वो ये होता है कि जिस भी कंपाउंड में कायरल सेंटर है वो OI शो करेगा। तो पहला चीज़ तो ये होता है कि अगर कंपाउंड में कायरल सेंटर है, इट मस्ट शो OI। ये लिख लेना इस बात को, अगर कंपाउंड में कायरल सेंटर है तो वो OI शो करके रहेगा। दूसरी बात, विदाउट कायरल सेंटर वो तभी शो करेगा, अगर उसमें POS और COS दोनों ही नहीं है। अगर उसमें POS और COS दोनों ही नहीं है तब वो शो करेगा, ठीक है। जैसे कि पहला A वाले केस में कोई सेंटर कायरल नहीं है, लेकिन असल में बच्चों ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इट इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे कुछ ऐसा 3D में स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिफरेंस आता है, और तो इस कारण अब जब ये 3 डायमेंशनल में ऐसा है तो अब इसके अंदर ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा, ना ही इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगा, एंड हेंस काम अपना हो जाएगा। ओके डियर एटीपियंस, तो ये जो है ये शो करेगा, विल नॉट शो बोला था, कैन नॉट शो। तो डी इज द करेक्ट जवाब, क्योंकि इसके अंदर चेक करोगे तो इसके अंदर POS विल कम, प्लेन ऑफ सिमेट्री विल कम। तो इस तरह का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो आया था, ये विच कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज कायरल, ये जो है ना, ये एक्चुअली क्या है कि बोट फॉर्म, ट्विस्टेड बोट, ये नॉर्मली नहीं पूछी जाती आज के टाइम में। जो मतलब साइक्लिक कन्फर्मर्स हैं, हमारे साइक्लोहेक्सेन के जो कन्फर्मर्स हैं, उनसे क्वेश्चन नहीं आता। बाकी इसका जवाब जो है वो है ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट बोट जो होता है उसके अंदर कायरलिटी आती है, बिकॉज वो नॉन प्लेनर होता है, तो उसके अंदर कायरलिटी आती है ट्विस्टेड बोट के अंदर। इस तरह के क्वेश्चन, रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है बच्चों, ये मतलब दे डू कम, लाइक ऑब्वियसली दे कैन कम। तो रिलेशन के अंदर हमारे पास जैसे यहाँ पे रिलेशन 4 तरह के दिए हुए हैं, एनेंटियोमर, आइडेंटिकल, डायस्टियोमर, एपीमर। एपीमर और एनोमर जो है ना, ये जो टर्म है प्राइमरीली ये बायोमोलिक्यूल्स में यूज होता है। तो बायोमोलिक्यूल्स के कंटेक्स्ट में अपने को एपीमर, एनोमर पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे रिलेशन अपने को निकालना है, तो रिलेशन निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है, मल्टीपल तरीके होते हैं, एक होता है RS कॉन्फ़िगरेशन का मेथड। अब इसका आंसर एक बार वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें ये, और अब मैं इससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बताता हूं। सो दिस विल बी द कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, ठीक है, रिलेशन वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस की किस किस तरह की अप्रोच होती है, वेरियस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वी डिड। यस डियर एटीपियंस, द करेक्ट जवाब इज बी, बॉम्बे। आइडेंटिकल नहीं है, अब दिखने में आइडेंटिकल लग नहीं रहते, पर हैं। कैसे पता लगेगा, RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, ठीक है। तो RS कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम आ रही है, मान लो सेम आ रही है, तो फिर तो कंपाउंड आइडेंटिकल हो गए। इफ RS कॉन्फ़िगरेशन सेम देयर आइडेंटिकल। दूसरा केस हो सकता है RS कॉन्फ़िगरेशन आ रही है अपोजिट। अगर अपोजिट आ रही है तो फिर उसमें 2 पॉसिबल हो सकते हैं, उसमें भी या तो होगा रिलेशन एनेंटियोमर का या होगा आइडेंटिकल का। अब ये कैसे पता लगेगा, अपोजिट होने के बाद भी आइडेंटिकल हो सकता है क्या? यस हो सकता है। RS अपोजिट में आइडेंटिकल तब होगा जब कंपाउंड में या तो POS है या COS है, यानी कंपाउंड में जब सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, और उसके साथ RS अपोजिट है, तो वो आइडेंटिकल कहलाएगा। इसीलिए हमेशा इन सवालों को करते हुए हमें पहले ये चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बाद में ध्यान में नहीं रहता। तो अप्रोच हमारी कैसे होनी चाहिए कि पहले हम POS COS चेक कर लें और देख लें, क्योंकि अगर POS COS आ गया तो वो कभी भी एनेंटियोमर पॉसिबल नहीं है, कभी भी एनेंटियोमर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि POS COS के साथ RS अगर अपोजिट भी आया तो वो क्या हुआ, आइडेंटिकल होगा।
तो इनैंशोमर तभी पॉसिबल है, इनैंशोमर तभी पॉसिबल है, इनैंशोमर होता है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, राइट। तो वो तभी पॉसिबल है बच्चों जब हमारे सामने क्या होता है, मैंने बता दिया, जब पीओएस यूएस नहीं होता है। अब मान लो आरएस ना तो सेम है ना अपोजिट है, तो वो केस में क्या हुआ, ना तो सेम आ रही है ना अपोजिट आ रही है, ऐसा हो जाता है ना। मोर देन वन कायरल सेंटर में पॉसिबल है, जब कायरल सेंटर एक से अधिक है तो उसमें हो सकता है कहीं पे सेम आ रही है कहीं पे अपोजिट। तो इस केस में क्या होता है, कहीं पे सेम कहीं अपोजिट, तो फिर वो डायस्ट्यूमर होते हैं। क्या होते हैं, डायस्ट्यूमर। एंड बच्चों इनकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो अपने को फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन उससे एसोसिएटेड आ जाते हैं। जैसे इनैंशोमर होते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, राइट। अब उनकी आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, अपोजिट होती है, दे हैव अपोजिट आरएस, लेकिन सिमेट्री एब्सेंट होती है, पीओएस यूएस नहीं होता है। डायस्ट्यूमर क्या होता है, डायस्ट्यूमर आर पेयर ऑफ इमेजेस डायस्ट्यूमर आर पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच आर नॉन मिरर इमेज। ये वो पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो मिरर इमेज नहीं होते हैं। यस एवरीवन, इज इट क्लियर टू यू? क्या ये बात समझ में आई बच्चों आपको? ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज टू बी डन। इस तरीके से इसको किया जाता है और बहुत बहुत मजा आता है। सो इस तरीके से हमें इसको करना चाहिए, और करना चाहिए क्या, कर रहे हैं हम लोग। तो इस तरह के सवाल आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में भी कर लेना। ये एडवांस का क्वेश्चन है और ये इट्स अ गुड क्वेश्चन। इसमें वही कॉन्सेप्ट को यूज़ किया हुआ है, इसको आप ज़रूर कर लें। ये जेईई मेन के लिए मतलब सिंगल करेक्ट की फॉर्म में आ सकता है सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि इसमें अलग अलग आपको फॉर्म दिया है। जैसे एक तरफ आपको सोहर्स दिया है तो एक तरफ आपको न्यूमैन दिया है। तो सोहर्स और न्यूमैन में दिया है, हो सकता है एक फिशर में दिया हो। तो ये सोहर्स, न्यूमैन और फिशर का इंटर कन्वर्जन जो है, इससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। और ये जो आइसोमेरिज्म है, इसका वन शॉट वीडियो भी ऑलरेडी बन चुका है, पहले ही बन चुका है। तो आइसोमेरिज्म का, जीओसी का, अगले वाले। तो इन हर एक सेशन से पहले हम लोगों को ये ज़रूर देखना है, ठीक है। मतलब वन शॉट देख के आना तो बेटर रहेगा, या खुद का जो नोट्स है उनको रिवाइज करके आ जाओ, उससे भी काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों। सो बच्चों, होपिंग दैट ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो लाइक तो बनता है बॉस, और सब्सक्राइब भी बनता है, और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स जो हैं वो ऑब्वियसली मोटिवेट करते हैं यार, नेचुरली। लेकिन वही है, आपकी मर्जी, एज यू विश, है ना। चलो भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में। बहुत बहुत मजा आने वाला है। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।